यूपी बोर्ड का ये जो ऑफिशियल पेपर है वो मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ये मॉडल पेपर है बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह कह रहे हैं यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम क्या होगा। आप जानते हैं कि जो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या होती है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है ना। एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या कितनी 306, द्वितीय संख्या 657। ठीक है, एचसीएफ 9 दे रखा है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 9 इधर गुणे में इधर की क्या हो जाएगी बच्चों, बट्टे में आ जाएगी। काटोगे 9 3 27, कितना बचा 3 36 हो गया, 9 चौके 36। 34 को 657 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 22,338। ये अब कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, कह रहे हैं समीकरण के मूल क्या होंगे। ठीक है, मूल क्या होता है, जो उसको संतुष्ट करता है, जो उसको क्या करे संतुष्ट करे। तो वैसे इसको हल करके देख सकते हो। ऐसी दो संख्या नहीं जो गुणा करने पे 2 है, घटाने पे 1, 2 1 कम 2, गुणनखंड कर दिया हमने इसको। यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से क्या हो बनिष्ठ 2x हो बनिष्ठ, यहाँ से कुछ भी हो बनिष्ठ नहीं है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और यहाँ से जो बनिष्ठ निकाला वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। इसको 0 मानोगे तो x - 1 0 मानने पर माइनस का बन देगा कि प्लस का बन देगा। इसको 0 मानोगे तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, ये 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1 और -1/2, 1 और -1/2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगले प्रश्न में आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा का जो वर्ग है 24 वर्ग सेमी है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग क्या होगा। आप जानते हैं प्रमेय 6.6 के अनुसार कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल है 32, पहले वाले का दूसरा है 48। ठीक है, पहले वाली भुजा का जो वर्ग है वो 24 है, तो दूसरे वाली भुजा का वर्ग क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, बट्टे में वर्ग लगा दिया, गुणा करो तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, x² इधर आ जाएगा 24 गुणा 48 और ये बट्टे में 32 आ जाएगा। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 1 कम 2 दूनी 12 3 36, तो x² कितना आ जाएगा बच्चों 36। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई वाली, और वाई अक्ष बोलता तो एक्स वाला आंसर होता, तो आंसर आ जाएगा बी। किस एंगल पर सत्य होता है sin 2 2 sin a के बराबर, तो अगर ए के स्थान पर आप 0 लोगे तब सत्य होता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, देखो ए के स्थान पर 0 रखो। ठीक है, 2 sin 0 क्या होता है 0। ठीक है, और यहाँ पर sin 0 का मान क्या होता है 0। sin 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0, तो 0 डिग्री पे सत्य होता है। कह रहे एक रेखाखंड ए बी को 5:7 में विभाजित करने के लिए पहले AX किरण खींचिए। ठीक है, 5:7 करेंगे तो AX पर समान दूरियों पर बिंदु अंकित किए जाएं ताकि इनकी न्यूनतम संख्या कितनी हो। तो 5 और 7 को क्या करते हैं जोड़ दो, तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए 12। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास वर्ग है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो ए है। ठीक है, तो वर्ग के परिगत मतलब वर्ग के चारों ओर से एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास, जो वृत्त का व्यास है वो किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर है। किसके विकर्ण के बराबर, विकर्ण क्या होता है a√2 और व्यास क्या होता है 2r, त्रिज्या अगर r होगी तो r क्या हो जाएगा a√2 बट्टे में 2। ठीक है, सो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा 64 दे रखा है। इसे लिख सकता हूँ 8 8 64, 2 ए का मान आ जाएगा 8, ए का मान यहाँ रखेंगे 8√2 बट्टे 2, 2 चौके 8, तो ए का मान आ जाएगा 4√2। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों πr², तो पाई का मान 22/7 और आर का मान है 4√2, 4√2।
ठीक है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अंडर रूट 2 चौचक को 16 दूनी 32, तो 22 गुणा 32 बट्टे में है 7। ठीक है, तो आपको क्या करना, 22 को गुणा कर देना है 32 के साथ, तो 704 बट्टे में 7। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए 7 से, तो आंसर आ जाएगा 100.57 दशमलव के 2 स्थान तक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या r मान लेंगे और वर्ग है। ठीक है बच्चों, वर्ग की भुजा में क्या मान लूँगा, a मान लूँगा। ठीक, तो क्या रहे कि वृत्त का जो परिमाप है और इसका जो परिमाप है वो बराबर है। इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, इसके बराबर है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो a का मान क्या आ जाएगा, ये 2 गुणे में देकर बट्टे में आ जाएगा, a का मान आ गया। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², अनुपात का मतलब बट्टे में, इसका होता है भुजा गुणे भुजा। a का मान रख दो, a का मान है πr बट्टे में 2 स्क्वायर, तो πr², देखो π² r² 2 के बट्टे में 4, r² से r² कटा, पाई से 1 पाई कटा, बट्टे का 4 ऊपर आ गया, यहाँ पे सिर्फ पाई बचा। पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7, बट्टे का 7 फिर से कहाँ आ जाएगा, ऊपर, 4 गुणे 7 बट्टे में 22, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 बट्टे में 11, आंसर आ जाएगा 14:11, 14:11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे 2 गोलों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखे हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 गोला है, एक छोटा एक बड़ा है, बड़े वाले की गोली r मान लिया, छोटा r, स्मॉल r मान लिया, इनके आयतनों का अनुपात यानी कि 4/3 πr³, 4/3 πr³, इसका जो अनुपात है 64/27 दे रखा है आपको प्रश्न में। इससे ये गड्ढा 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3 और 3 को लिख 27 को 3 की घात 3, घटा घातों की तुलना करोगे तो r/r आ जाएगा 4/3। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। अब हमें बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है 4πr² और इसका होता है 4πr², 4π से 4π कटा, 8 दोनों में स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लग दिया, 4/3 यहाँ पे मान रख देंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, सो आंसर आ जाएगा 16:9, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। एक ठोस आकृति दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होता है, पहले के समान होता है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु के क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार के और अधिक प्रकार के त्वरण से हमें क्या मिलता है, त्वरण से हमें माध्यिका मिलती है, सीधा आंसर। बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है बच्चों, जो बार बार आता है, सबसे ज़्यादा बार हो। एक कितनी बार, 1 2 3 4 बार। फिर देखो 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है 4, तो 4 है सबसे ज़्यादा बार। फिर आ जाओ, कह रहे हैं ग्राफीय रूप x + by = c एक रेखा को दर्शाती है, समीकरण का प्रत्येक हल क्या होगा। इसकी एक प्रत्येक हल एक बिंदु है, इसको दर्शाने वाली रेखा पर होगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, जो बिंदु होता है ना इसको दर्शाने वाली रेखा पर होगा। सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। के किस मान के लिए ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है संपाती रेखा है। संपाती रेखा की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, b1 y के गुणज -1, y2 के गुणज -1, c1 देखो प्लस के 8 है और यहाँ -16 इधर के क्या हो जाएगा +16। स्टार्टिंग की तो बराबर ले लो, 3/6 माइनस से माइनस कटा 1/k, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, के 1 कम के 2 1 कम 2, तो के का मान आ गया 2। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर होते हैं, मतलब ऊपर से क्षैतिज स्तर नीचे की ओर होता है, तो क्या कहलाता है। देखो क्षैतिज स्तर क्या है बच्चों, नीचे की ओर है। जब एक बिंदु
दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करते हैं, और जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर, तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है अवनमन कोण। देखो जब नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, ऊपर से नहीं देखेंगे अवनमन कोण, सीधी सी बात है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत, ये आपके पास वृत्त है, इसके अंतर्गत क्या बना है, एक वर्ग बना है। ये सपोज करो ये वर्ग है, ठीक है, तो ये वर्ग का विकर्ण हुआ, ये जो व्यास है, व्यास किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम इसकी भुजा अगर ए मानेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2, और 2r बराबर हो जाएगा a√2 के। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, हमें ए नहीं पता है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, आर की जगह पर 8 रख दो, और ये √2 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, ये हमें ए मिल गया। अब हमें क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 8 दूनी 16 बट्टे √2, 16 बट्टे √2, √2 2 8 16, कितना होगा, 8 छंग 48, 8 कम 8 और 4 12, आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। हर एक चीज़ को डिटेल में सॉल्व किया जाए। डिस्क्रिप्शन बच्चों ज़रूर चेक कर लेना। कह रहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण ये जो दे रखा है, हल करने के लिए इसमें किस अचर को जोड़ना और घटाना होता है। देखो बच्चों b² को हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, है ना, इसको ही जोड़ा जाता है और इसको ही घटाया जाता है। तो यहाँ से देखो चूँकि 3x का वर्ग लिख सकता हूँ मैं, तो मेरे पास a के स्थान पर क्या है, 3x है, और ये जो पद होता है 3x वाला, ये 2ab का पद है। x की जगह पे क्या रख दूंगा, a की जगह पे रख दूंगा 3x, और इधर है 3x, b है गुणे में 3x कम 3x, ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। तो b² जोड़ना है मुझे और घटाना है। b² का मतलब 1/2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी कि मुझे 1/4 जोड़ना और घटाना है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सरलतम रूप क्या होगा, कॉट को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बट्टे साइन थीटा, साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, सेक होता है 1/cos, कॉस से कॉस कटा, साइन साइन कटा, क्या बचा 1, ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं 2 cos 3 थीटा 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये दो गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, कॉस है ना, बराबर चिन्ह लगाए, इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है, कॉस से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा बराबर 60, 3 दूनी 6 0, तो थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 20 डिग्री, 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 और 8 सेंटीमीटर है, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। शंकु की ऊंचाई की तिरछी ऊंचाई सूत्र क्या होता है, h² + r - r का होल स्क्वायर। ऊंचाई ये h दे रखा है 40, बड़ा वाली त्रिज्या 8 है, 38 है, छोटी वाली त्रिज्या 8 है स्क्वायर, यह जाएगा 4 चक्कू 16 00, यहाँ से 30 बचेगा, 30 का वर्ग करेंगे 900, तो ये हो जाएगा 2500, 2500 जगह 25 गुणा 100, 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये 20 MCQs आपके स्टार्टिंग के हो गए। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है वो भाज्य क्यों है। भाज्य क्यों होती है संख्या बच्चों, उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते तो वो भाज्य होती है, ठीक है। देखो पहले वाले पे आते, बड़े वाला ले लेते हैं, चूँकि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर प्लस में है 5। अब आप खुद देखो बच्चों, 5 यहाँ से ऊपर स्टार है, अंदर क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ हल करोगे कुछ तो आएगा, और किसी भी संख्या को मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ, हल करने की ज़रूरत नहीं। देखो इसके गुणनखंड कितने होंगे, 1, ये पूरा 1 2 और ये 1 3, ठीक है, समीकरण 1। फिर आ जाओ, ठीक है, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये प्रथम गुणनखंड, ये आपका द्वितीय गुणनखंड, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा, और इस एरो दिखा दो, ये आपका तृतीय गुणनखंड, ठीक है।
अब पुनः उसी तरीके से इधर आ जाओ, पुनः 7 गुणा 11 गुणा 13, 13 ओवनिष्ठ है, 13 बाहर आ गया है, यहाँ अंदर आ बचा 7 गुणे 11, 13 कम 13, गुणे में मैं एक लिख सकता हूँ, प्रथम गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड, समीकरण नंबर 2 मान लेना। फिर आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है, स्पष्ट है कि यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण 1 से, आसान दिख रहा है। देखो बच्चों, ये माइनस के वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के वाई, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, यहाँ पर ये 4 है, एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 + वाई, पहले से 7 वाई है, ये 30, 4 दूनी 8, 4 वाई प्लस के 7 वाई, उधर आके माइनस हो जाएगा 4, 7 और 4 11 वाई, ठीक है। और ये प्लस के 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 22, 11 गुणे में इधर बट्टे में 11 दूनी 22, तो वाई का मान आपका आ गया 2, ठीक है बच्चों। वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख दोगे, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर ठीक है, तो रख दीजिए तीसरे में, यहाँ रख दो, x बराबर क्या 2 + वाई, वाई का मान है 2, तो x का मान आ जाएगा 4, तो x का मान 4, वाई का मान 2 होगा आपका उत्तर। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। ठीक है जी, हल करते हैं। तो हमें दिया है 9x² प्लस के 7x - 2 = 0। ठीक है जी, चूँकि ए के स्थान पर 9 है, बी के स्थान पर 7 और सी के स्थान पर -2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, विविक्तिकर। विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डी बराबर सूत्र क्या होता है, -b² - के 4ac, b² - 4ac। बी का मान है 7, 4, ए का मान है 9 और सी का मान है -2। 7 × 49, 9 × 36, दूनी 72, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव 72 आ गया। 9 2 11, हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 121। चूँकि डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक व असमान होगा। ये पहला आंसर हो गया। अब आपको इसको द्विघात सूत्र से हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ द्विघात सूत्र लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, -b + √d/2a। d की जगह b² - 4ac लिखते हैं, तो d हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। -b 7 ± 121 बट्टे में 2a है, a कितना है 9, तो माइनस के 7 ± 121 का वर्गमूल 11, 9 दूनी 18। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ प्लस का चिन्ह ले लेंगे बच्चों। 11 में से 7 घटाएंगे, 4 बचेगा 18, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो पहला आंसर आ जाएगा 2/9।
ठीक है, फिर आ जाओ माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस के 7 माइनस के 11 तो माइनस के 18 बट्टे माइनस के 18, 18 एक कम 18 तो माइनस के 1 आ जाएगा। दूसरा आंसर क्या होगा? माइनस के 1। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अपनमन कोण 60 का बना है, तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, ये 12 मीटर ऊंचा पुल है, ठीक है, और यहाँ पर कई नाव है, ये नाव है सपोज करो। अवनमन कोण बना है, ऊपर से नीचे देखेगा, अवनमन कोण कितना बना है? 60, तो यहाँ पर भी 60 होगा। तो ये कह रहे हैं इस नाव से पुल की दूरी कितनी होगी? मान लेते हैं नाव से पुल की दूरी x होगी, ठीक है, और ये हमें कितना दे रखा है? 12 मीटर। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C दे दो बिंदु का, ठीक है। 90 इंच का कोण होता है यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ABC में लगाएंगे, ये हमें पता है और ये हमें निकालना है, AB बट्टे BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 इंच के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये आधार हो गया। लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मान है 60, AB है 12, BC है x, tan 60 का मान √3 इधर आ जाएगा x, और ये नीचे आ जाएगा। √ नीचे नहीं छोड़ते तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 चौके 12, तो आंसर आ जाएगा 4 √3। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इतनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये हमारी मिनट की सुई है, ठीक है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। पहले यहाँ थी, 5 मिनट में मान लेते हैं कि यहाँ आ जाती है, तो रचित क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना। तो हमें दिया क्या है बच्चों? हमें दे रखा है घड़ी की सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमें बस कोण नहीं पता, चूँकि 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होता है? रचित कोण क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, 360 डिग्री होता है। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है, एक चक्कर में 360 डिग्री होता है, इसलिए 1 मिनट में रचित कोण कितना होगा? 360 को 60 से भाग दोगे, एक एक नियम लगाएंगे, 6 डिग्री होगा, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण कितना बनेगा? तो 5 से गुणा कर दो, 1 डिग्री में 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में गुणा कर दो, 5 × 30 डिग्री कोण हमें मिल गया। प्रश्नानुसार हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये त्रिज्या रूपी है, सुई की जगह त्रिज्या का काम कर रहे हैं। तो सूत्र क्या होता है बच्चों? थीटा बट्टे 360 गुणा πr²। थीटा का मान है बच्चों 30 डिग्री, बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 छंग 2 एकम 2 एकम 7 दूनी 14, 2 3 6। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया बच्चों? 11 × 14, तो ये आ जाएगा 11 × 14 यानी 154/3। इतना क्षेत्रफल वो रचित करेगा। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो संग्रेख हैं, यानी कि संग्रेख तभी होगा जब तीनों का क्षेत्रफल क्या आ जाए? 0। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ये a है। ठीक है, यदि यह संग्रेख हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, तभी वो संग्रेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/2 x1
y2 माइनस y3 x2, y3 माइनस y1 x3, y1 माइनस के y2। ये सूत्र होता है, रख दीजिए। x1 का मान है 6 और y2 का मान है 1, y3 का मान है माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान है बच्चों 0, y3 का मान है माइनस के साथ, y1 का मान है 9, x3 का मान है माइनस का 6, y1 का मान है 9 और y2 का मान है 1। ठीक है, 7 8 छंग 48। ये तो 0 हो गया, 0 किसी भी संख्या से गुणा करोगे 0, और यहाँ 8 8 छंग 48, 48 में 48 घटाओगे 0 बट्टे में 2, तो क्या आ जाएगा 0। लास्ट में क्या लिख दो, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है अतः दिया गया बिंदु ए बी सी संरेख है। ये आप आखिरी में बोल दोगे। ठीक है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये कुछ दिन पहले भी मैंने कराया था मॉडल पेपर में। ठीक है, आपके पास समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये कुछ दिन पहले ही मैंने कराया है मॉडल पेपर में, दूसरा मॉडल पेपर। इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया काफ़ी बार, हो सकता है इस साल एग्ज़ाम में भी आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये विकर्ण मैंने ओ मान लिया, यहाँ नाम देता हूँ ए बी सी डी। इसका क्या गुण होता है कि ये 90 है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये कोण 90 नहीं होता है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रश्न में, हमें सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग, भुजाओं का जो वर्ग है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग किसके बराबर होगा, विकर्ण के योगफल, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, चूंकि ये जो ए ओ होता है ना, ओ सी के बराबर होता है, ए ओ बराबर ओ सी होता है, और ये आधा होता है, आधा आधा, यानी कि ओ सी को मैं लिख सकता हूँ ए सी का आधा। और उसी तरीके से ओ डी और ओ बी, ओ डी और ओ बी ये बराबर होते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं बी डी का आधा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। सब में स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, पता लग गया। समकोण त्रिभुज लगाएंगे और समकोण त्रिभुज बनने का पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 से सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ए बी का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा बी ओ का वर्ग ओ सी का वर्ग, फिर आपका डी सी का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा ओ सी का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग। इसमें आ जाएंगे ए डी का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा ओ डी का वर्ग प्लस ए ओ का वर्ग। देखो इन सभी भुजाओं को जोड़ा गया है, तो समीकरण 1 2 3 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, दायां वाला दाईं तरफ जोड़ो। तो जोड़ते हैं, ये हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। बायां वाला बाईं तरफ जोड़ा, अब दायां वाला ए ओ प्लस ओ बी बी एक ही बात होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, हर एक चीज़ दो दो बार है, तो दो उपनिष्ठ ले लेता हूँ। अंदर क्या आ गया, ए ओ का वर्ग ओ बी का वर्ग ओ सी का वर्ग ओ डी का वर्ग। ठीक है, देखो बच्चों, आप ए ओ की जगह, क्योंकि ये प्रूफ में नहीं चाहिए, प्रूफ में ये चाहिए,
तो ए ओ की जगह पर ए सी बट्टा 2 रख सकते हो। मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ ए सी बट्टा 2, वर्क कर देंगे तो 4 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट मान रख दिया। ओ बी इसकी जगह पे मान रखोगे तो ये हो जाएगा बी डी बट्टे 4। ओ सी की जगह पर भी ए सी बट्टा 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, वर्क करेंगे तो 4। ओ डी की जगह पर बी डी बट्टा 2, वर्क करेंगे तो बट्टे में 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है। ध्यान से देखिए सबके बट्टे में क्या है बच्चों, 4 है। 4 लॉसअप आ जाएगा। ए सी स्क्वायर 2 बार आएगा, क्योंकि जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है। और बी डी स्क्वायर 2 बार आएगा। 2 बनिस्ट है, ऊपर क्या बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ क्या आ गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आ गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था कि जो भुजाओं के वर्गों का योगफल है वो उनके विकर्णों के योगफल के बराबर है। इति सिद्धम। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे यदि किसी त्रिभुज ABC के किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। आपके पास एक त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C, ये इनके अंतःकोण है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा 11th लेवल का क्वेश्चन है ना, बट कर देते हैं। जब पूछा जा रहा है तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, फिर आपसे अटक जाए। सीख लो बच्चों। क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ B प्लस C चाहिए, बिल्कुल। प्लस का A उधर लेके क्या कर दो, माइनस का कर दो, ठीक है। अब यहाँ कॉस है, दोनों तरफ कॉस से गुणा करने पर, जो हिंदी में बोल रहा हूँ वो लिखते रहना। अब ये सूत्र होता है बच्चों, ठीक है। जब आप कक्षा 11 में जाओगे ना, कक्षा 11 के त्रिकोणमिति जब पढ़ोगे तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थ में सभी के मान पॉजिटिव होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक मान के पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, है ना। 0 से 90 होता है यहाँ, 90 से 180, 270 और फिर यहाँ 360। तो 90 डिग्री से 180 के बीच में साइन और कॉसेक, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें 10 कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे वाले में इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव चारों, ठीक है। तो ये जो सूत्र लगाओगे ना, कॉस B प्लस C, माइनस के कॉस चेंजिंग करेंगे, देखो माइनस के कॉस A आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा A और B दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं से टावर की जो चोटी का उन्नयन कोण है ना, एक दूसरे के कोटिपूरक है। कोटिपूरक का मतलब होता है जब 2 कोण को जोड़ोगे तो कितना आता है, 90 आता है, उसे हम कोटिपूरक कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई इतनी होगी। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन आया था बड़े नंबर में, 6 नंबर में आया था। तो देखो क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, NCERT में ये नहीं है। आपके पास एक टावर है, मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h है। 2 बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी B है। और इन बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, वो पूरक कोण है। यानी कि अगर यहाँ थीटा कोण है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस के थीटा। इसको और इसको जोड़ोगे 90 आ जाएगा। A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु। आपको सिद्ध क्या करना है, ये 90 अंश का कोण है, ये मीनार है, लंबवत खड़ी रहती है। आपको इस H को सिद्ध करके दिखाना है √AB। तो आ जाओ त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, H आपको निकालना है और ये आपको दे रखा है, तो DC बट्टे BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब याद है, लंब बटा था tan थीटा, थीटा की जगह पर थीटा है, तो DC है H, BC है A, यहाँ है tan थीटा। समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज आ जाओ ACD में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। ये आपको निकालना और ये आपको दे रखा है,
तो डी सी बट्टे ए सी, लंबा बट्टे आधा टेन थीटा। अब की बार थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। डी सी है एच, ए सी है बी, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा। जब भी पूरक का क्वेश्चन आएगा दोनों को गुणा करना है। अब क्या करना है समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो, बायां वाला बाईं तरफ गुणा होगा, दायां वाला दाईं तरफ। ठीक है, ये एक सर्वसमीका होती है जिसका मान कितना होता है 1, एच गुणा एच, एच स्क्वायर बट्टे में है ए बी, एक ये इधर आ जाएगा, तिरछे गुणा करेंगे तो ए बी, एच का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। आप कहोगे सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए प्लस माइनस का सवाल ही नहीं आता, और यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो भी मैं करा दूंगा अभी, अब समझो पहले आपको पहले एक वृत्त खींचना है, पहले समझ लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने वृत्त खींच दिया। आपको एक बाहर से एक बिंदु लेना है, ठीक है, मतलब स्पर्शिका की रचना करनी है, जो कि अगर स्पर्शिका की रचना करोगे तो यहाँ से और यहाँ से टच करेगा ऐसे, ठीक है, और ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये कितने कोण पे झुका हुआ है 60 डिग्री पर। आप जानते हैं ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इनके बीच में कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इसके बीच में कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितना होगा, चतुर्भुज का चारों कोणों का मान कितना होता है 360, तो 90 + 90 + 60, और इसको मैं x बोल देता हूँ, कितना होता है 360 के बराबर होता है 90 90 x 180 200 और ये 60 240, इधर आके क्या हो जाएगा -240, तो x का मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया 5 सेंटीमीटर का एक, देखिए 5 सेंटीमीटर का मैंने माप ले लिया, यहाँ 5 पे रखा और इसको 0 तक ले लिया। अब मैं यहाँ रखूँगा, देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पेन से, लेकिन आपको बनाना है पेंसिल से, ताकि एग्ज़ाम में पेन आपको डार्क दिखे, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बनाना है पेंसिल से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इससे इसको मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। एक रेखा तो आपको अपने आप लेनी है, और यहाँ पर कितने इसका कोण बनाना है 90, और यहाँ बनाना है 120। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 90 बनाने का टेक्निक क्या होता है, यह बिंदु यहाँ पर रखा, एक चाप ले लिया मैंने, इसको बढ़ाते हुए खींचा, यहाँ से एक कट, इसको बिना हिला डुला यहाँ रखेंगे, यहाँ से दूसरा कट, इसको बढ़ाते हुए खींच दो, और फिर ये इसको हिलाना नहीं है, यहाँ पे रखा और यहाँ से कट। इसको मिलाते हुए क्या खींच देंगे रेखा, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच देंगे हम आगे, ये आगे जाके कहीं मिलेगी। यहाँ पे कितने का बनाना है, यहाँ बनाना है मुझे 120 डिग्री का बनाना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे एक चाप खींचा मैंने, ठीक है, पहला जब खींचते हैं ये 60 का बना, और इधर बना 120 बन गया। अब इनको मिलाते हुए क्या खींच दोगे रेखा, त्रिज्या तक खींचना है रेखा, ये ध्यान रखना, ये केंद्र है, इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आ सकता है या, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कितना बनाना है मुझे, यहाँ तो 120 बन गया, यहाँ कितना बन गया 90 डिग्री, यहाँ पर भी मुझे 90 डिग्री बनाना है। क्या करेंगे, वही काम जो अभी कर रहे हैं, यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे, ठीक है, फिर इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ पे एक चाप यहाँ रखें, ये चाप थोड़ा बड़ा बनाते हैं, काटा, फिर इसको यहाँ रखेंगे ये, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मिलाते हुए रेखा खींच देनी है इसको, ठीक है, ये मिलाते हुए रेखा खींच दिया। तो यहाँ पे हमने कितना बनाया 90, यहाँ 120, ये ऑटोमेटिकली इधर क्या बन जाएगा 60 डिग्री। इस बिंदु का नाम P दे दो, इस बिंदु का नाम A, इसका नाम B और इसका नाम O। रचना भी लिखनी है,
रचना भी लिखनी है। रचना का मतलब जो जो काम आपने किया उसे रचना के शब्दों में लिख दीजिए। ठीक है, पहले मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचा, उसके बाद ए पर मैंने 90 अंश का कोण बनाया, बी पर मैंने 120 अंश का कोण बनाया जो बी बिंदु पर मिला, फिर मैंने बी से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची, दोनों रेखा जाके पी बिंदु पर मिलेगी और यहाँ पर पी पर ऑटोमेटिकली 60 अंश का कोण बन गया। बस ये आपकी रचना हो जाएगी, उसे आप लिख देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, देख लीजिएगा। कह रहे दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास दो वृत्त हैं, एक बड़ा एक छोटा, इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मैं मानता हूँ बड़े वाले की जो त्रिज्या वो r है, इसकी हम मानते हैं r1 और इसकी हम मानते हैं r2। पहले वाले की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी होगी? चित्र भी आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो दिया है, ठीक है, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल किसके बराबर है? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर, इसका होगा पाई r2 स्क्वायर और इसका होगा पाई r स्क्वायर। पाई वन ले लो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, पाई से पाई कटा दोनों तरफ। r1 का मान कितना? 8 का वर्ग, r2 है 6 का वर्ग और ये r स्क्वायर। 8 8 64, 6 6 36, जोड़ेंगे तो ये 100 हो गया। r निकालना है, इसका वर्गमूल ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। क और ख दे रखा है ना, तो कोई एक करना है। कह रहे 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ये एक बेलनाकार बाल्टी है जो कि रेत से भरी हुई है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, पलट दिया जाता है, खाली किया जाता है, तो इस रेत की एक ढेरी बन जाती है। बाल्टी जब नीचे खाली करते हैं तो रेत की एक ढेरी बन जाती है शंकु के आकार की। ठीक है, यदि शंखाकार की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या इस ढेरी की त्रिज्या मैं r मान लेता हूँ और त्रिज्या की ऊंचाई l की गणना करनी है। त्रिज्या और l दोनों निकालना है और इसकी ऊंचाई को मैं h से प्रदर्शित करता हूँ। इसकी जो त्रिज्या मैं r से प्रदर्शित करता हूँ और इसकी ऊंचाई को मैं कैपिटल H से प्रदर्शित करता हूँ। r मुझे क्या दे रखा है? 32 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और त्रिज्या इसकी है 18 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दे रखा है। देखो बच्चों, इसके अंदर जितना बालू था उसी बालू को यहाँ नीचे रखा गया है, तो इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है, चूंकि बेलन का जो आयतन होगा, बेलन रूपी है ये, बेलन का जो आयतन होगा उस शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h और इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों तरफ पाई है, पाई से एक पाई कैंसिल। r का मान है 18 स्क्वायर, 18 गुणा 18, h का मान है 32, स्मॉल r स्क्वायर h हमें दे रखा है 24। ठीक है, 3 8 24। ठीक है, 8 है, 8 का 8 से तो कटेगा नहीं, ये 8 ये गुणे में है ना, इधर के बट्टे में आ जाएगा। 18 गुणा 18 ये 32। ठीक है, यहाँ पर है r स्क्वायर, r काटो, दोनों में 18, 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक है, और ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब r आपको निकालना है ना त्रिज्या, तो r क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकालोगे, जोड़ा बन गया, 18 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 3 6 18, 6 चौका 24, तो r का मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। पहला आंसर। अब निकालना त्रिज्या को चाहिए।
त्रिज्या को चाहिए L बराबर, सूत्र क्या होता है अंडर रूट h² प्लस r²। एक सेकेंड, हमने जो काम किया वो सही किया है ना, एक बार रीचेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ है, 24 है ना, 3 3 8 24, ठीक है। 8 गुणे मेरे पट्टे में आ गया, ये मैंने क्या गुणा कर दी, सॉरी बच्चों, आप लोग हंसेंगे मेरे पे, मुझे खुद हंसी आ रही है मुझे खुद पर। ये 9 कैसे लिख दिया, 2 चौके 8 होता है ना, मैं तभी कर रहा हूँ यार, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, माफ़ करना मुझे बच्चों, प्लीज़ हंसना मेरे पर मत। आई एम श्योर मैंने फ़नी काम कर दिया, टीचर होके भी ऐसी गड़बड़ी कर दी, ऊपर सही किया नीचे गड़बड़ कर दिया। 2 चौके 8 होता है, मैं 8 से भी बड़ा 9 लिख दिया, अरे भाई सॉरी बच्चों। यहाँ से तो 18 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और भट्टे में 4 का वर्गमूल 2 आएगा ना, 2 नम 18, तो आर का मान कितना आएगा, 4 नम, देखो 4 नम 36, ठीक है, आर का मान क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, अब तो सही है ना, अब सही है। 18 यहाँ से आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 चौके 8, हाँ अब सही है, 36 आ गया। अब मान रखेंगे, h का मान 24 का वर्ग, r है 36 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576, 36 गुणा 36 होता है 1296, ठीक है। 1296 में 576 जोड़ दूँ कितना हो जाता है 1872। अब इसका वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालें, एक तो गुणनखंड करो या भाग विधि लगा दो, पीछे से जोड़ा बनाओ, 3 3 9, 4 चौको 16, 4 चौको 16, घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर 72 आ जाएगा, 4 का डबल। तो इसमें भी नहीं हो रहा, दिक्कत है तो भाग विधि लगाओ, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, 8 3 24 होता है ना, 3 3 3 9, ठीक है, और 3 8 24, घटाएंगे तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा 6 में 4 2, 23 बचा, और 2 भाग जा नहीं सकता। तो इस इतना क्लियर हो गया कि 43 दशमलव कुछ आएगा आंसर, ठीक है, 43 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 कर सकते हो, 0 और बढ़ा दो, 43 का डबल लिखोगे अब, तो 43 दशमलव कितने, 2 स्थान तक और ले लेना, कमेंट करके बताओ कितना आएगा, वही आंसर आपको लिख देना है। अगले प्रश्न पे आ जाऊँ कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्टर के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। कह रहे हैं उपरोक्त बंटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, तोरण ज्ञात करना है। और ये जो तोरण का क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, और इसको अब हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। इसका सोल्यूशन करना ग्राफ पेपर में होता है, वो मैं ग्राफ पेपर में आपके पास आ चुका है। अब कैसे करना है देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कम प्रकार भी बोल सकता है, ज़्यादा प्रकार के लिए भी बोल सकता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको पहले टेबल बना लेनी है, ठीक है, कितने, ज़्यादा नहीं है ना, यहीं पे अब आते हैं, यहाँ पर एक कम प्रकार के लिए बनाना है और ये चीज़ है, ठीक है। देखो सबसे पहले जब भी बोलेगा ना कम प्रकार, तो देखो कम प्रकार के लिए बनाना है तो इधर वाला देखना है, इधर वाला, ठीक है ना। और कम प्रकार के लिए कह सकते हैं कि आपको F दिया होता है और संचयी बारंबारता बनानी होती है, CF निकालना होता है, और अधिक प्रकार में आपको CF दिया होता है और आपको बारंबारता निकालनी पड़ती है, जो कि अधिक प्रकार वाले में तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, तुरंत निकल जाता है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी दे रखा है दैनिक आय वर्ग अंतराल मतलब, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, यहाँ पर आप लिख दो बारंबारता, यहाँ आ जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है। दैनिक आय तो पहले लिखेंगे क्या, 120 से कम, पहला वाला 20 का अंतर है, 120 से कम, फिर आ जाएगा 140 से कम, फिर आ जाएगा 160 से कम, फिर आ जाएगा 180 से कम, फिर आ जाएगा 200 से कम, ठीक है। अब क्या है, पहला F जो आपको दे रखा है वो यहाँ लिख दो, 12 14
8 6 10। पहला वाला वैसे के वैसे। 12 में 14 जोड़ोगे 26, 26 में 8 जोड़ोगे 34, 34 में 6 जोड़ोगे 40, 40 में 10 जोड़ोगे 50, और इन सबको भी जोड़ोगे तो 50 आएगा। ये देखो दे रखा है। और एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब 50 यहाँ दे रखा है और टोटल को जोड़ने में जब 50 आ रहा है तो यानी कि वो एफ दे रखा है, आपको सी एफ निकालना है। तो सी एफ चाहिए ही होता है, बिना सी एफ के तुरंत नहीं निकाल सकते। इन सबको जोड़ेंगे 50 आ रहा है, इसे एन कहा जाता है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, आपने बिल्कुल कैलकुलेशन सही किया है। अब क्या बनाना होता है, बिंदु बनाना होता है। यहीं पे बिंदु, बिंदु क्या होता है देखिए, इधर 120 है ना, और ये इसको लेके बनाना होता है 120 12, 140 यहाँ पर क्या है 26। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बिंदु हमारे पास है। उसके बाद 160 34, फिर क्या 180, फिर क्या है यहाँ 40, और यहाँ 200 है, और इधर है 50। ये बिंदु आ गए, पी क्यू आर एस टी, जो नाम देना दे दो। ठीक है, आपको n/2 देखना होगा थोड़ी देर में। n/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। ये कहाँ देखना होगा अभी आपको पता चलेगा। अब जो आपको मिले हैं, ठीक है, आपको कि सर ये ग्राफ पेपर में यार 140 वाली कहाँ पे आ जाएगा, ये तो इतने छोटे छोटे होते हैं, अब हम क्या करें, उसका भी उपाय है। देखो यहाँ पर सारे पॉजिटिव में एकदम इस तरफ है, इधर ले लिया और यहाँ पर इधर हटा के लेना, ये ठीक है, एकदम से हटा के लिए, क्योंकि सारे मान पॉजिटिव के आते हैं इधर। ये 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। 140 है ना, तो यहाँ 120 लिखता हूँ, 120 यहाँ लिखता हूँ, 140 20 का अंतर है, 160 यहाँ 180, यहाँ 200, यहाँ पे 220। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ 60 तक जा रहा है, ज़्यादा से 50 तक जा रहा है, तो लो 5 का अंतर लो, ये 5 है, ये 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरफ क्या जाता है बच्चों, इस तरफ जाता है हमारा सी एफ, संचयी बारंबार का, और इस तरफ हमारा जाता है क्या, जो भी आपको दे रखा है, क्या बोला, कम प्रकार के लिए ना, जो भी है ये चीज़ है। अब देखो बिंदु पहला क्या है हमारे पास, 120 एक्स पे 120 और 12, इसके बीच में 10 खंड होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 का बना है, तो छोटा छोटा 2 खंड 1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से 120 है और ऊपर 12, ये ध्यान थोड़ा सा जूम करके देख लो आप, 1 और ये 2 यहाँ पर आएगा पहला बिंदु, ये पी है। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखना। उसके बाद 140 26, 140 26 20 25 और ये 26, ये मेरा क्यू आ गया। फिर क्या 160 34, 160 एक्स पे 34। ठीक है, ये 30, ठीक है 34 है ना, ये 35 से यहाँ पर है, ये 34 पी क्यू, ये आर बिंदु हो गया। फिर क्या है 180 40, 180 और ये डायरेक्ट 40 वहीं पे, एच बिंदु आ गया। टी बिंदु क्या 250, एक्स पे 200, वाई पे कितना जाना है 50 एग्जैक्टली। अब इन सब बिंदुओं को आप क्या करो, मिला दो, पटरी से मिलाना है ना, स्केल से। मैं तो अभी यहाँ हाथ से मिला दे रहा हूँ। ये आपका तोरण बन गया तोरण। अब आप आ जाओ n/2, n/2 क्या था 25, तो आपको सी एफ में 25 जोड़ना है। 25 का है, यह है 25, इसके सीध में जाओगे, गए यहाँ पर, यहाँ कटा, यहीं पे रुक जाओ और ये आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया आद्यन 120, आपके इसके बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, और ये कितना खाना गया 120, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके भी 10 खाने, तो 8वें खाने के बच गया ना 128, 20 सॉरी 138 हो जाएगा, ये 10 है ना 30,
और ये इधर 8 खाने और 38। तो यहाँ पर देखना x में कितना गया, तो ये आ गया 138 माध्यक। आपने किसकी मदद से निकाला, तोरण की मदद से। यहाँ से देखना है, कट करते हैं और इसकी सीधा लंबवत लाइन खींचोगे और देखोगे x में कितना दूर गया, वही आपका आंसर होता है। तो ये तोरण की मदद से आपने निकाल दिया क्या, माध्यिका। भाई मज़ा आ गया आपको, है कि नहीं। तोरण की मदद से माध्यिका निकाल दिया आपने। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैंने अलग से ही वीडियो बना के ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो इसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये चैप्टर नंबर 3 का उदाहरण नंबर 19 है, अलग से वीडियो बना रखा है। सर्च भी करोगे तो भी मेरा वीडियो आ जाएगा, और मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़ बच्चों। कह रहे 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग होगा, एक छोटा वर्ग होगा। मैं बड़े वर्ग की भुजा को x मान लेता हूँ और छोटे वर्ग की भुजा को मैं y मान लेता हूँ। कह रहे हैं दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग प्रथम शर्तानुसार। इसके क्षेत्रफल का योग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, कितना दे रखा है 468, ये प्रथम शर्तानुसार हमें दे रखा है। और इनके वर्गों का अंतर, इनके परिमापों का अंतर द्वितीय शर्तानुसार। परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 गुणे भुजा। अरे यार द्वितीय शर्तानुसार परिमाप लिख दे रहा हूँ, जो मैंने मुंह से बोला वही लिख दिया। इसके परिमाप में से अगर इसके परिमाप को घटाओ तो 24 आता है। पहले वाले का परिमाप 4 गुणे भुजा, दूसरे का परिमाप घटाओगे तो अंतर कितना आता है बच्चों 24। 4 उभयनिष्ठ है, 4 छंग 24, तो x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। तो माइनस के वाई इधर आके क्या हो गया, प्लस के वाई। x का मान कितना आ गया, ये x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ रख दो। तो जैसे ही हम रखेंगे यहाँ आ जाएगा 6 + y होल स्क्वायर वाई स्क्वायर 468। तो हल करेंगे, 6 छंग 36, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और यहाँ वाई स्क्वायर है, प्लस के 468 इधर आगे माइनस का हो गया, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। 8 में 6 घटाएंगे 2, 6 में से 3 गया 3, 232, सॉरी 432, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे, 2 छंग 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग। ऐसी 2 संख्या लाइए जिनको गुणा करने पे 216 है और घटाने पे 6। पता नहीं चल रहा तो गुणनखंड कर लेते हैं। 216 है, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 2 चौके, 2 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक। ये गुणनखंड कर दिया हमने। अब सोचो घटाने पे 6 आना चाहिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 27 तो ज़्यादा हो जा रहा है, 27 आ गया, और घटाने पे 6 आना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ से लेते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 8 हो गया। या फिर इसे सोचना पड़ेगा ना हम क्या क्या लें। घटाने पे 6 आना चाहिए। 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 24 में से 9 घटाओगे तो बात नहीं बनेगी, तो और ले लो। तो यहाँ से लो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 और 12। देखो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। 18 में से 12 घटाएंगे तब 6 आएगा। तो वो 2 संख्या 18 और 12, 18 में से 12 भाई घटाना पड़ेगा। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से वाई ओवनिस्ट, वाह
वाई प्लस 18 बचा, यहाँ से वाई 12 बचेगा, अंदर नेगेटिव स्टेट बदल जाएगा, 12 एक कम 12, ठीक है, कितना बचा 9, 12 अट्ठे 96, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओपन स्टिकाल है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डालते हैं। वाई प्लस 18 को 0 मानेंगे यदि, तो वाई प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। भुजा का मान माइनस में कभी नहीं होता, अमान्य हो गया। यदि वाई माइनस 12 को 0 मानोगे तो माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12 हो जाएगा। तो जो छोटी भुजा होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। और वाई का मान यहाँ पे रख दोगे 12 प्लस 6, तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 18। तो बड़ी भुजा होगी 18। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑफिशियल पेपर था, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का, वो हमने कर लिया है। ठीक है, मुझे इस मॉडल पेपर के स्टूडेंट ने भेजा था तो मैंने इसको सॉल्व करवा दिया। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो मुझे भेज सकते हैं, मैं करवा दूंगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। और ये सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जय हिंद।